हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स एंड कलर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 25 साल से ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है अलग अलग तरीके के जो पिगमेंट डिस्पर्शंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे पेंट्स हो गया, इंक हो गया, टेक्सटाइल जो डिटर्जेंट, पेपर, रबर एंड प्लास्टिक के जो कलर सॉल्यूशंस होते हैं, इन सबसे रिलेटेड जो भी कलर सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए, जो पिगमेंट डिस्पर्शंस होता है, प्रिपरेशंस होते हैं, कॉन्सेंट्रेट्स होता है, तो ये सब ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, इतना ज़्यादा ब्रॉड प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है और लगभग पैन इंडिया में ये कंपनी का कस्टमर बेस नजर आता है। अगर हम कंपनी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी काम करने का ये मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर ये कंपनी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाने का काम करती है, तो देखिए पेंट इंडस्ट्री हो गया, इंक इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी की अगर हम टोटली अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें नजर आती है, जो कि तलोजा में हमें नजर आती है, और अभी जो तीसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हमें नजर आती है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये कंपनी की महाद के अंदर हमें यहाँ पे नजर आती है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे ये जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की बन जाएगी तो कंपनी के जो प्रोडक्शन की जो कंपनी की कैपेसिटी है वो हमें और बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर वो कंपनी का प्रोडक्ट अगर हमें मार्केट में अगर और सेल होता हुआ नजर आएगा तो वहां पे जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आने वाले टाइम पे हमें और ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे डेकोरेटिव पेंट के लिए यहाँ पे जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसका नाम है ड्यूटिंट, और उसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे डू प्लास्ट करके कंपनी का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा जो इंक फॉर्मुलेशन के लिए यहाँ पे जो वाटर बेस्ड का जो डिस्पर्शन यूज किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे डू प्रिंट वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो टेक्सटाइल के जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पिगमेंट के जो पेस्टेज यूज किए जाते हैं तो उसके लिए कंपनी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है डूटेक्स। और उसके अलावा डुस्पर्स, डुस्प्रालिन और डुप्रेन और ड्यूसेम करके हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट नजर आते हैं। तो देखिए, एक चीज यहाँ पे हमें कॉमन नजर आती है वो ये कि जो भी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम है वो हमें डीयू से हमें यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आता है, और उसके बाद में जैसे जैसे उसका प्रोडक्ट का नाम बैठता है तो वैसे हमें यहाँ पे एट दी एंड जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो हमें वैसे नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को आईएसओ का सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मिला हुआ है, यानी कि जो कंपनी की जो अभी करंटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके लिए यहाँ पे आईएसओ का सर्टिफिकेशन कंपनी को मिला है, यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड और जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ये कंपनी फॉलो करती है, और इसीलिए यहाँ पे कंपनी को वो सर्टिफिकेशन मिला है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो इनकी पहली यूनिट है तो उसके लिए वहाँ पे लगभग 3500 MTPA का हमें यहाँ पे उनका कैपेसिटी नजर आता है। और अगर हम दूसरे यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 2000 MTPA का मास्टर बैच का उनका में कैपेसिटी नजर आता है, और उसके अलावा 10,000 MTPA का हमें यहाँ पे उनका ड्राई डिस्पर्शन का कैपेसिटी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, अभी थर्ड यूनिट अगर कंपनी की अगर और बन जाएगी तो वहाँ पे कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी वो हमें और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है तो उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो नॉर्मली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आमिर अहमद फरीद और उसके अलावा हनी अहमद फरीद, ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 73 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। 2021 में अगर हम देखेंगे तो कोविड होने के बावजूद भी यहाँ पे लगभग 78 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था, और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो लगभग 88 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अभी 6 महीने में लगभग 48 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हो चुका है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू यहाँ पे ये कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ 7 लाख रुपीस के लगभग ये कंपनी का नंबर था। यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 2.8 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर आया था, और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 4.91 करोड़ के लगभग आया था। और अगर हम अभी यहाँ पे 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4 करोड़ 17 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे ये कंपनी का नंबर आया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 8 से 9 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आ सकता है।
तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात जो हमें यहाँ पे कंपनी के बोरिंग्स में देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 22 करोड़ के लगभग के कंपनी के टोटल बोरिंग्स के नंबर थे, और अभी ये नंबर हमें लगभग 13.5 करोड़ के लगभग नजर आता है। और अगर आप अभी देखोगे लगभग 30 करोड़ के लगभग का आईपीओ यहाँ पे कंपनी का आ रहा है। तो यहाँ पे जो नेटवर्थ की अगर आप बात करोगे तो ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें काफी अंडर कंफर्टेबल लेवल पे यहाँ पे आफ्टर आईपीओ कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 जनवरी को यहाँ पे ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 11 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आज से लगभग 10 दिन बाद ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 78 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। अराउंड 31 करोड़ 51 लाख रुपीज का आईपीओ में नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। यहाँ पे प्रमोटर्स अपना कोई स्टेक नहीं बेच रहे हैं। अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 15.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए अगर लगभग 1500 करोड़ के लगभग की अगर डिमांड अगर यहाँ पे आईपीओ में आती है तो यहाँ पे लगभग 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से अभी डिमांड वगैरह थोड़ी कम हुई है, आज भी अगर आप देखोगे एक मोक्स ओवरसीज करके कंपनी है जो 100 टाइम्स से ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो भी डिस्काउंट पे लिस्टिंग हमने देखी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी एसएमई में कहीं ना कहीं डिमांड हमें थोड़ी कम होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर वहाँ पे अगर 500 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 30-35 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का भरता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 18 जनवरी को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 19 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यानी कि जब आईपीओ बंद हो रहा है तो उसके अराउंड एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको 1,24,800 रुपीज लगेंगे, और अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और देखिए अगर आप एचएनआई कोटा में अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एचएनआई में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलती है, यानी कि अगर आईपीओ 100 टाइम्स अगर सब्सक्राइब होता है तो अगर वहाँ पे 100 यानी कि 100 लॉट की एप्लीकेशन अगर आपने लगाई होगी तो ये आपको वहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप 100 टाइम्स की अगर आप बात करोगे लगभग 1.2 करोड़ के लगभग की एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी चाहिए। तो देखिए अगर आपकी 5-6 लॉट की एप्लीकेशन अगर आप लगा रहे हो तो मैं यही बोलूंगा कि अलग अलग आपके जो फैमिली मेंबर्स के 5-6 डिमेट अकाउंट होते हैं तो उसमें से आपने यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी चाहिए नॉर्मल रिटेल कैटेगरी के अंदर, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा होंगे और वहां पर आपका अगर अलॉटमेंट मिलती है तो आपको पूरा एक लॉट वहां पे मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे 4.68 का ईपीएस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पे ये नजर आती है कि पिछले साल जो कंपनी ने पूरा नेट प्रॉफिट कमाया था उतना अभी कंपनी ने ऑलमोस्ट 6 महीने में अभी कमा लिया है। तो यहाँ पे लगभग अराउंड 40 से 50% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे यानी कि फॉरवर्ड अर्निंग्स पे अगर हम देखेंगे लगभग 10 से 11 के लगभग के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे लगभग 23% का आरओई का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, तो ये नंबर हमें काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन नेट एसेट वैल्यू का नंबर हमें यहाँ पे 19.90 पे नजर आता है। यहाँ पे लगभग 4 टाइम्स के लगभग हमें जो कंपनी का आईपीओ है वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। वैल्यूएशन वाइज भी इतना ज्यादा कोई कॉस्टली वैल्यूएशन नहीं है। आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे जो नॉर्मली एसएमई के आईपीओ जाते हैं तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा साइज हमें यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है। और जो खास करके अगर हम ये जो पेंट वाली इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे जो रियल इस्टेट सेक्टर की जो डिमांड होती है, और अभी इंडिया के अंदर मेन अच्छी बात हमें ये नजर आती है कि एक जो रीडेवलपमेंट होता है यानी कि जो बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो पुरानी बिल्डिंग्स है तो उनका रीडेवलपमेंट अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, तो इनकी डिमांड यहाँ पे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होने वाली है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंपनी को भी आने वाले टाइम पे फायदा मिलेगा। और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अगर हम देखेंगे तो काफी बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें नजर आता है। तो यानी कि अगर कभी किसी की डिमांड अगर ज्यादा हो रही है और कभी किसी की कम हो रही है तो वहाँ पे वो कंपनी की चीजें यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी एक तरीके से अगर आप देखोगे अभी कहीं ना कहीं थोड़ा एसएमई आईपीओ में मुझे लगता है कि आने वाले अगर 2-3 आईपीओ अगर अच्छे से लिस्ट होंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव वे में लेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे लगातार 2 से 3 लिस्टिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो अच्छी लिस्टिंग्स यहाँ पे नहीं हुई है, उसकी वजह से
मार्केट में थोड़ा रिएक्शन वहाँ पे नेगेटिव वे में चला जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपने अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे ये कंपनी में अप्लाई किया जा सकता है, और अगर आपको लिस्टिंग भी अगर 20-25% अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से आपने वहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स एंड कलर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।